से आज दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और ये महफिल सजी हुई है, सबसे पहले उसका जिक्र होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये देश की राजधानी है और यहाँ से जो आवाज गूंजती है वो देश की गलियों में जाती है और दिल्ली की जो सूरत बदलने की यहाँ पर बात कही जा रही है। दिल्ली सरकार का विजन क्या है उसको भी हम समझेंगे और हमारे साथ क्योंकि इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका वेलकम करिए जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा पोडियम पर लाइव टाइम्स के फाउंडर दिलीप सिंह जी को। सर आप मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत। लाइव टाइम्स महज एक साल में काफी सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं। हमें नहीं पता था कि सच के लिए भी बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं। तो जब हमने शुरुआत की थी तो संपूर्ण सत्य हर कीमत पर इसी सोच के साथ, क्योंकि जो फेक, डीप फेक और जो प्रोपेगेंडा जिस तरह से मीडिया में है उसके वजह से हमने लगा कि कई लोग बोलते थे कि एक ऐसा मीडिया संस्थान होना चाहिए जहां पे संपूर्ण सत्य आप दिखाएं और हम देख पाए। इसी मिशन के साथ हम जुटे और ये मिशन के कारण हम भारत का पहला मल्टीकास्ट ग्लोबल हब हमने निर्माण किया। जाहिर है इतने बड़े काम में मैं अकेले हूँ, बहुत सारे हमारे पार्टनर, हमारे इन्वेस्टर्स और हमारी टीम के तमाम जो सदस्य हैं और साथ साथ जो सहयोग और प्यार आप सब लोगों का मिलता है। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री बाय 47। तो अगर वो डेवलप्ड कंट्री हो तो उसकी राजधानी कैसी हो? देश की राजधानी दिल्ली। आज अगर हम देखें, अगर आप सबसे पहला जैसे ही कहेंगे दिल्ली तो लोग कहते हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ओवरबर्डन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी से समस्याएं आती हैं। अब कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसका कि निदान राजनीतिक तौर से लोग ढूंढते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार और जो जनता है वो मिलकर उसमें मीडिया संस्थान के रूप में जो हमारा सहयोग होगा कि सकारात्मक रूप से काम का और अच्छे काम को कम से कम आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी करें और उसके साथ साथ ये भी जाने कि समस्या का जो मिशन 47 है उस समय 47 में देश की राजधानी किस तरह की होगी, किस तरह होगा। और आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जिस धैर्य से आपने बैठा समय दिया है, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से। और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त हम सबके बीच में है, आप सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सियासी सफर कैसा रहा है, एक छोटा सा परिचय एक फिल्म के जरिए। पहली बार विधायक चुने जाने के बाद सीधे मुख्यमंत्री का ताज। यह है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सियासी अंदाज। कॉलेज लाइफ में वो छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गई थी। छात्र राजनीति के दौरान वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव और फिर अध्यक्ष चुनी गई। मध्य प्रदेश और यूपी में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी के रूप में काम करते हुए वो 2010 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। फिर दिल्ली बीजेपी की महासचिव और पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। इस दौरान 2007 और 2012 में वो उत्तरी पीतलपुरा से एमसीडी की पार्षद चुनी गई। फिर दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर बनी। साल 2025 में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराकर दिल्ली विधानसभा में कदम रखा। पहली बार विधायक बनने के साथ ही रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और इस तरह वो दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिलीप सर और दीपक चौरसिया सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस खास कार्यक्रम एलटी एक्सचेंज में आपका स्वागत है। एलटी एक्सचेंज हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि विचार बेहद अहम है और विचारों का आदान प्रदान एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर होना ही चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ग्रास रूट पॉलिटिक्स से लेकर
दिल्ली की सत्ता में मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकली, उसके बाद दिल्ली की राजनीति में आई, पार्षद आई, दिल्ली एमसीडी के अंदर बहुत लंबा उन्होंने काम किया और उसके बाद वो पहली बार विधायक बनी। और ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन जाएं। तो रेखा जी के पास वो तमाम काबिलियत है जो उन्हें दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन उसका रास्ता कैसे तय होगा, इस विचार विनिमय में आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री तो आप बन गई हैं, अब मुझे बताइए रात में ठीक से नींद आती है? क्योंकि दिल्ली वालों के जिम्मेदारी का बोझ इतना है कि मुझे नहीं लगता कि आप जैसा सेंसिबल और हार्ड वर्किंग शख्स जो है सोच पाता होगा कि भाई सोचते ही रहता होगा रात भर कि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली को बेहतर कैसे बनाऊं। खूब अच्छे से नींद आती है जब दिन रात दिन भर आप अपने शहर के लिए मेहनत करते हैं और 18 घंटे की वर्किंग करते हैं तो बाकी के 6 घंटे बहुत अच्छी नींद आती है। जरूर कहना चाहूंगी कि दिल्ली एक ऐसा बालक है जिसका वर्षों से ध्यान नहीं रखा गया। लीगेसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, जहां सरकारें आई, वर्षों तक राज किया और चली भी गई, परंतु बेसिक समाधान भी इस शहर को दे नहीं पाए। वो बड़ी समस्या जरूर है, पर मैं ये मानती हूं कोई ऐसी समस्या नहीं है कि ईमानदारी से प्रयास करें और उसका समाधान ना निकल पाए। तो उस फार्मूले पे काम करते हुए मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के नागरिकों को उनका अधिकार भी मिलेगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समस्याओं का समाधान होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने मिशन रखा 47, एक डेवलप्ड विकसित राष्ट्र की, उसमें उस समय राष्ट्र की जो राजधानी होगी दिल्ली, उसका विजन, उसका मिशन आपके जहन में जो अगर दिल्ली वासियों को बताना चाहें, देश को बताना चाहें, तो वो हम समझना चाहें। 2047 जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो दिल्ली कैसी हो, ये जो विजन है, मैं ये समझती हूँ कि विकसित भारत का रास्ता विकसित दिल्ली से होकर के गुजरने वाला है। और विकसित दिल्ली तब पूरी होगी जब हम यहाँ के लोगों का बेसिक जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे। आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, सीवर हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जब इन सभी चीजों को हम लोगों की जरूरत के अनुसार डेवलप कर पाए। आज दिल्ली की जनता बहुत छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के संघर्ष करती है। आज वो जब घर से बाहर निकलते हैं उन्हें लगता है कि मेरी सड़क टूटी हुई। जब वो स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे धर्म संकट होते हैं कि कैसे वो फीस अफोर्ड करेंगे, अगर गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे तो उसको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी। जब अस्पताल में जाते हैं तो प्राइवेट में जाएंगे तो कितना खर्चा होगा और सरकारी में जाएंगे तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसी चिंता उन्हें सताती है। जब आधी दिल्ली पानी के डायरेक्ट कनेक्शन से महरूम रहती है, जब आधी से ज्यादा दिल्ली सीवर के कनेक्शन जहां नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि 2047 के विजन को अगर हम जोड़ना चाहें तो सबसे पहले दिल्ली का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी राज्य की जनता के लिए जरूरी है, सबसे पहले वो दिया जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ऐसी 5 चीजें दिल्ली की जो आपको लगता है ये इमीडिएट प्रायोरिटीज पर हैं और इन 5 पर मुझे 24/7 काम करना हो। देखिए दीपक जी, आपने 5 में बांधने के लिए कहा है, मुझे लगता है कि 5 में तो दिल्ली की काम नहीं बंध सकते, क्योंकि मैंने बताया कि लीगेसी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। दिल्ली शहर आज राज्य, जितने भारतवर्ष में राज्य हैं उन सब के कंपटीशन में यदि हम देखें तो बहुत पीछे की कतार में पहुंच चुका है। लोग हमें मर्सी मतलब दया की दृष्टि से देख रहे थे आप भी तक भारत के लोग, पर आज यदि हम कहें कि हमारे लिए क्या टारगेट लाइन होनी चाहिए, तो टारगेट लाइन में मैं यही समझती हूँ कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बेहतर रोड, बेहतर कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से हमारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम से हमें निजात मिले।
हमारे यहाँ एयर क्वालिटी जो प्रदूषण रहता है, दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो जाते थे, उसे ठीक करना हमारी दूसरी प्रायोरिटी मैं मान सकती हूँ। तीसरा, पानी और सीवर की कनेक्टिविटी की जो बात मैंने कही कि आधी से ज़्यादा दिल्ली महरूम है अभी पानी की पाइपलाइन और सीवर की कनेक्टिविटी से, उसे जोड़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही सेगमेंट्स में अभी ढेर सारे काम करने की जरूरत है, क्योंकि यदि देश की राजधानी में लोगों को इलाज ना मिले, मतलब वो इलाज जो हो सकता है वो भी ना मिले और लोगों की डेथ हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि स्वास्थ्य की दिशा में दिल्ली में बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से शिक्षा, हमारी राजधानी के बच्चों को बेहतरीन मिलनी चाहिए। दिल्ली एक एजुकेशनल हब भी हो सकती है। ये एक बहुत सारी चीजें, मतलब एंडलेस चीजें हैं वैसे तो, परंतु प्रायोरिटी में गिनूं तो मैं ये सब चीजें मुझे ध्यान आती है। लेकिन आप कैसी बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य तो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास है। पूरे 11 साल तक शिक्षा और स्वास्थ्य वर्ल्ड क्लास रहा और दुनिया भर से लोग देखने आए शिक्षा के मॉडल को और स्वास्थ्य के मॉडल को। आपको मैं एक एग्जाम्पल बता दूं। आज सुबह ही मैं इब्हास हॉस्पिटल का राउंड करके आई। इब्हास वो हॉस्पिटल है जो पूरे भारत में और पूरे एशिया में मेंटल हेल्थ के लिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिसमें डॉक्टर, आपके इतने एबल डॉक्टर हैं वहाँ पे जो मेडिकल हेल्थ की लाइन में आपके लिए एक अचीवमेंट है। पर मैं जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहाँ पर 2012 के बाद से कोई एक भी MRI की मशीन नहीं है। मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर एक भी सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। मेंटल हेल्थ केयर का हॉस्पिटल, आप सोच सकते हैं कि MRI और सिटी स्कैन नहीं है। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की, जहाँ 3000 OPD रोजाना की होती हो और वहाँ मात्र 2 एक्सरे मशीन, 1 अल्ट्रासाउंड मशीन, 10 वेंटिलेटर मशीन, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज WHO कहता है कि भी आपकी प्रति 1000 व्यक्तियों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के होने जरूरी है। पर मुझे अफसोस है कि सो कॉल्ड हेल्थ मॉडल वाली सरकारों ने दिल्ली के लिए 0.42 यानी कि 1 बेड भी प्रति 1000 व्यक्ति मुहैया नहीं करवाया। क्या इसे आप हेल्थ मॉडल कहते हैं? जहां लोगों को दवाई नहीं, जहां लोगों को डॉक्टर नहीं, जहां फैसिलिटीज नहीं। आज हमारी सरकार आने के बाद 15 साल में पहली परमानेंट अपॉइंटमेंट नर्सिस की हुई है जनाब। इससे पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। इतने सालों से ये 38 हॉस्पिटल विदाउट MS काम कर रहे थे। एक हॉस्पिटल जिसमें MS ना हो वो कैसे चल पाता होगा, आप सोच सकते हैं। आपके जहां डॉक्टर ना हो, जहां पैरामेडिकल स्टाफ ना हो, जहां दवाइयां ना हो, जहां भ्रष्टाचार के अड्डे हों, जहां एक हॉस्पिटल अपनी दवाई की खरीद फरोख्त में लगा हुआ था। हमने आने के बाद सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की कि नहीं, दवाई सेंट्रलाइज खरीदी जाए ताकि करप्शन के सारे अड्डे खत्म। आम आदमी पार्टी का दावा था कि मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड क्लास है। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जहां पर आप आसानी से जाएं और आपको हर टेस्ट हो जाए, हर तरह का इलाज मिल जाए। हमने बड़े बड़े विज्ञापन भी देखे उस मोहल्ला क्लिनिक के, आपने आते से बंद कर दिए। पोस्टर और विज्ञापन पिछली सरकारों की TRP थी और उन्हीं के माध्यम से वो, आप स्वयं गए कभी किसी मोहल्ला क्लिनिक में? नहीं, मैं तो नहीं गया। इनमें से कोई गया क्या जो बैठे हैं मेरे सामने? कोई जाता तो शायद ये शब्द मुझसे, ये प्रश्न आप ना पूछते। आपने केवल अखबारों से जांचा कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, आपने केवल टीवी एड से जांचा कि मोहल्ला क्लिनिक का स्तर कितना बढ़िया है, जबकि वास्तु स्थिति ये थी मोहल्ला क्लिनिक उनके अपने कार्यकर्ताओं के घरों के एक एक कमरे को हजारों रुपए महीना किराए पे लेकर के उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के अड्डे थे, जहां पे डॉक्टर पर पेशेंट दिहाड़ी पे लिए जाते थे कि एक पेशेंट के 50 रुपए देंगे डॉक्टर के, तो आप बताइए डॉक्टर इलाज देगा या पेशेंट गिनेगा? और कितने दिन में, पूरे एक दिन में कितने पेशेंट अटेंड किए, ये आज की डेट में सबसे बड़ा CAG का मैटर है कि मोहल्ला क्लिनिक
और इनके बनाए हुए जो अस्पतालों की शुरुआत की वो कितने बड़े भ्रष्टाचार के गढ़ थे, जिसके ऊपर आज भी इंक्वायरी बैठी हुई है। आप कह रहे हैं इंक्वायरी बैठी हुई है, लेकिन हमने तो ये सुना था कि जैसे ही बीजेपी दिल्ली में आएगी, अरविंद केजरीवाल फिनिश, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर। लेकिन आप तो अब अरविंद जी का नाम भी नहीं ले रही हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। न्यायपालिका अपना काम करेगा। आज जो सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखनी थी, जिसे पिछली सरकारें दबा के बैठी थी, हमने सदन के अंदर वो सभी सीएजी की रिपोर्ट रखी, जनता के समक्ष प्रस्तुत करी। उसके बाद कानून और न्यायपालिका का काम है वो उनके भ्रष्टाचारों को निकाले, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करे। हमारा काम दिल्ली के लिए विकास करना है, जो विकास सालों से दिल्ली में लंबित था, जो काम नहीं हो पा रहे थे उनको उठाना, उनको सिरे तक चढ़ाना और जनता के हित में काम करना। रेखा गुप्ता जी, शीश महल हमने चुनाव के वक्त बहुत सुना। हमने तो ये भी सुना था कि रेखा गुप्ता जी शायद ऐसा चाहती हैं कि शीश महल को जो है वो एक संग्रहालय बना दिया जाए, भ्रष्टाचार का जीता जागता संग्रहालय। क्या सरकार का ऐसा कोई प्लान है क्या शीश महल को संग्रहालय में कन्वर्ट करने का? शीश महल केजरीवाल सरकार का दिया हुआ वो सफेद हाथी है जो हम खड़े करके अब सोच रहे हैं इसका करें क्या। एक जनता के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग करके बनाई हुई प्रॉपर्टी जो स्वयं उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने अपने ऐशो आराम के लिए बनाई। हम चाहते हैं कि जनता की वो कमाई का पैसा जनता के उपयोग आना चाहिए। किस प्रकार से आ सकता है, इस पे अनेकों सुझाव अधिकारियों से हमने लिए हैं और उसका बहुत जल्द क्रियान्वयन करते हुए एक ऐसा उपयोग जो कि सही में सरकार और राज्य के काम आ सके वो करेंगे। कैसा उपयोग आप थोड़ा स्पेसिफाई कर सकती हैं? म्यूजियम क्यों ना? अगर ये भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है तो म्यूजियम क्यों ना? और मैं मुझे जहां तक याद है बीजेपी के एक नेता ने ये सुझाया था। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। ये निर्णय मेरा नहीं है, ये कैबिनेट का निर्णय है, ये हाउस का निर्णय है कि उसका क्या किया जाना चाहिए। और जैसे ही इस पे पूरा काम हो जाएगा तो हो सकता है संग्रहालय बने, हो सकता है स्टेट गेस्ट हाउस बने, हो सकता है कुछ और उसका उपयोग हो सकता है सरकार उसको बेचने की योजना करे। कुछ भी संभव है। जो बेहतर उपाय जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू सरकार जनरेट कर सके वो काम हम मतलब सरकार रख के मेंटेन करने का सरकार का कोई नाता। मैंने बताया ना, सफेद हाथी भैया अभी जनता की सेवा करें कि उसको पालें, तो हमारे बस की नहीं है उसे पालना। तो हम देखेंगे कि उसका क्या उपयोग हो सकता है और करेंगे। चुनाव से पहले बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लोगों ने सुना दिल्ली में। आपकी सरकार बनी 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद क्या आप इस नतीजे पे पहुंच पाए हैं कि कौन कौन बड़े घोटाले या स्कैम हुए जिसकी जांच सरकार की तरफ से करवाई जाएगी? कौन सी दिशा में, कौन से विभाग में घोटाला नहीं था? एक एक विभाग जितना मैं उसको डीपली स्टडी करती हूँ वहीं से कुछ घोटाला निकल के आता है। अभी आपने सुना होगा जय भीम योजना, बच्चों को कोचिंग फैसिलिटी सरकार ने दी, बजट उसका पास किया 15 करोड़ रुपए और बाद में उसके बिल जमा कराए 150 करोड़ रुपए के। किस चीज की? नीट की, जेईई की तैयारी करवाने के लिए बच्चों को। ऐसे ऐसे घोटाले 15 करोड़ कहाँ 150 करोड़ के बिल जमा हो रहे हैं। रिकॉर्ड चेक किया कि भाई किसने किया, कहाँ किया, कब किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है वहां पर। डीटीसी परिवहन, कितना बड़ा घोटाला कि आज 65,000 करोड़ के नुकसान के नीचे डीटीसी है। दिल्ली सरकार के शेयर जो 100 करोड़ के थे 10 करोड़ में बेच दिए। शिक्षा विभाग जो छोटे छोटे क्लासरूम 40-40 करोड़ का एक क्लासरूम दिखाया उन्होंने, टॉयलेट को भी क्लासरूम की श्रेणी में रख करके ये गिन दिए कि हमने इतने कमरे बनाए। हॉस्पिटल 24 हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किया, आज कोई 5 साल से पेंडिंग है, 6 साल से पेंडिंग है। 200 करोड़ रुपए की लागत का हॉस्पिटल आज 500 करोड़ रुपए की देनदारी मांग रहा है। ऐसे ठेकेदार जिन्होंने सरकार के लिए काम किया और आज वो
200-200 करोड़ रुपए सरकार से पेनल्टी लेकर के जा रहे हैं कि आपकी मिसमैनेजमेंट के लिए हमारी मशीनरी को खाली बैठना पड़ा, आपको हमें पेनल्टी देनी होगी। और बड़े हंसते हंसते पिछले सरकार ने उनको पेनल्टी दी। क्या हिस्सेदारी थी सरकार का पैसा देने में? क्या हिस्सेदारी थी उनके जनता का पैसा लुटाने में? यह प्रश्न तो जनता पूछेगी ही ना, तो इसी प्रश्न का जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो घोटाले आप बता रही हैं, ये नई चीजें हैं जिनका आपने पहली बार ऑन रिकॉर्ड उद्घाटन किया है। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। दिल्ली की जनता के सामने बार बार ये चीजें आई हैं। ये चीजें आई हैं तभी तो वो सरकार गई है। उनके जो सो कॉल्ड मॉडल को देख देख के, उनकी एडवर्टाइजमेंट को देख देख कर तो दिल्ली की जनता ने 2 बार धोखा खाया, मास सपोर्ट दिया। 70 में से 63, 70 में से 67, पर जैसे ही आंखों के आगे से वो पट्टी हटी, उनके घोटाले सामने आए कि ये भोली भाली ईमानदार 2 रुपए का पेन जेब में रख के और टूटी चप्पल पहन के घूमने वाले लोग असल में शौक क्या क्या रखते हैं, तभी तो जनता की आंखें खुली। ये कुछ नया नहीं है, ये सब वही है जो उन्होंने किया और जनता के सामने आया। नहीं, शौक बड़ी ऊंची चीज है। अगर शौक किया तो गलत क्या किया? हाँ, ये बात तो सही है। तो ये जवाब तो आप उन्हीं से मांगिए कि शौक किया तो गलत क्या किया और अब वो क्या करना चाहते हैं। मतलब पंजाब के पैसे पे ऐश करते हुए जनाब वहां की सरकारी मशीनरी, वहां के हेलीकॉप्टर को यूज करेंगे, वहां के आलीशान बंगले को यूज करेंगे और पूरी की पूरी जो आपकी कैबिनेट दिल्ली की थी आज पंजाब जाके बैठती है। एक भी व्यक्ति पंजाब की बाढ़ के दौरान नजर नहीं आता, फिर वो उड़ करके छपाक करके दिल्ली आ जाते हैं और फिर दिल्ली के रिलीफ कैंप घूमने लग जाते हैं। आज कहां गया उनका पंजाब से प्यार? ये सब तो जवाब उनको देना। एक जो अब तो सरकार 6 महीने से आपकी है, जाहिर है इतने सारे घोटाले आप गिरा रही हैं तो कार्रवाई तो होगी। सरकार आप ये तो नहीं सोचती हैं कि कोर्ट स्वतः इसका संज्ञान लेके कार्रवाई करे, या सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई या निर्णायक कार्रवाई होगी? सरकार का काम जो मैंने बताया, हमने CAG रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी, जनता के सामने उसको एक्सपोज किया। हमने PAC में कंप्लेंट की है। जहां जहां घोटाले नजर आते हैं, जैसा मैंने जय भीम योजना का तो विजिलेंस में उसका कंप्लेंट हुआ। हर करप्शन जो दिखाई देता है, हमें जहां पे भी वो चीजें समझ में आती है, तुरंत उसका कंप्लेंट जो अथॉरिटी है उसमें की जाती है और उसके बाद का काम कानून प्रक्रिया। सबसे बड़ा सवाल जो दिल्ली को सबसे सालता है वो है दिल्ली का प्रदूषण। आपने खुद ने कहा कि दिल्ली के लोग बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या दिल्ली छोड़ दें। ऐसे लोगों में मैं भी हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इसको दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या आपने इसके बारे में सोचा है? देखिए, पिछली सरकारों ने तो इस दिशा में कुछ किया नहीं, परंतु पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में ये जो सरकार आई है बहुत ही सीरियसली इस इशू पे काम कर रही है। 2 तरह के पॉल्यूशन जो है मेनली इसमें भूमिका निभाते हैं। एक आपका डस्ट जो कि आपके हवा में होता है, और दूसरा व्हीकुलर पॉल्यूशन। व्हीकुलर पॉल्यूशन के लिए हमने अपना जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था उसको EV पे लेकर के आए हैं हम, और हमारा टारगेट है कि 2026 के अंत तक हम अपने पूरे EV ट्रांसपोर्टेशन, अपने पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दें। साथ ही हम लगातार मोटिवेट कर रहे हैं पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को भी कि वो लोग भी इलेक्ट्रिक पे जाएं और पॉल्यूशन फ्री पूरा का पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। मेट्रो के अलग अलग फेजेस पे सरकार लगातार इन्वेस्ट कर रही है। फेज 4, फेज 5, फेज 6 तक की योजनाएं पूरा उस पर क्रियान्वयन हो रहा है। इसी तरीके से डस्ट मिटिगेशन प्लान पहली बार दिल्ली का बना और हमने सरकार की ओर से 1000 स्प्रिंकलर्स पूरे शहर में इसके लिए कि डस्ट मिटिगेशन हो पाए, इसके लिए लगाने की पूरी योजना का क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। हम 70 मैकेनिकल व्हीकल जो कि मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे उसकी तैयारी हमने कर दी है। जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उस पे स्मोक टावर लगाना, 70 लाख प्लांटेशन दिल्ली में पहली बार न्यू फॉरेस्ट डेवलप करने का पूरा काम चल रहा है। हर एक चीज जो दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है हम उस पे काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास ये है कि दिल्ली को इस बार बेहतर हवा मिले,
उसमें हरियाणा से, पंजाब से जो पराली का धुआं आता है उस पर भी हमारा उनसे वार्तालाप जारी है और हम चाहते हैं कि दिल्ली इस बार सुकून की सांस ले पाए। एबीवीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक कैसा लगता है ये पूरा सफर, और कहीं लगता है कि ये जो मिला, भगवान ने मुझे जो दिया, ये बहुत ज्यादा है? बिल्कुल लगता है। ईश्वर, मैं ये मानती हूँ, अक्सर हम ईश्वर से मांगते हैं कि ईश्वर हमें ये दे दो, वो दे दो। हमने भी कभी कभी उस दिशा में मांगा कि ईश्वर हमें विधायक बना दे। ये पहली बार था जब मैंने भी, ये जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो मैं लोग भी नाम चलने लगा कि भी सीएम में नाम चल रहा है। मैंने ईश्वर को कहा कि ईश्वर, जो उचित हो मेरे लिए वो करना, जिसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस दे सकूं, ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से काम कर सकूं। और जब संगठन ने, पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने मेरे निमित्त ये जिम्मेवारी लगाई कि दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर सकूं, तो मुझे उस दिन से अपनी उस जिम्मेदारी का एहसास है और मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, ईमानदारी के साथ में, शिद्दत के साथ में अपने इस राज्य को बेहतर करने के लिए, दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, उनका जीवन स्तर और सुगम बनाने के लिए काम कर रही हूँ। पर मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो शायद इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि एक महिला कैसे 18-18 घंटे काम कर सकती है, एक महिला कैसे लोगों के बीच में जाकर के उनकी जन सुनवाई से लेकर सामाजिक धार्मिक आयोजनों में पार्टिसिपेट कर सकती है, एक महिला कैसे आप जैसे मंचों पे बैठ के सामने बेबाक जवाब दे सकती है। और इसलिए वो बहुत छोटे छोटे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बिलो द बेल्ट, ऐसा खेलते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि जब उन्होंने एक महिला मुख्यमंत्री बनाई तो वो 2 कुर्सी लगा के बैठती थी कि एक माननीय केजरीवाल की है और दूसरी पे मैं बैठूंगी। उस कुर्सी से उसे ऊर्जा आती थी। एक वो थी जो माननीय केजरीवाल साहब की धर्म पत्नी थी, जो कुर्सी पे बैठ करके, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके और पीछे फोटो लगा करके भगत सिंह जी की और बाबा साहब की वहां से दिल्ली चलाती थी। आज उन्हें ये एहसास नहीं है कि दिल्ली में कोई ऐसी महिला भी है जो राज्य को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए ईमानदारी से काम करती है। पर मैं आपके माध्यम से दीपक जी जवाब देना चाहती हूं लोगों को कि जितना मर्जी वो चाहें इस रास्ते पे रोड़े अटका ले, जितना मर्जी वो शब्दों की निम्न स्तर पे आ जाएं, जितना मर्जी वो खाली हो जाएं अपने कोश से कि उनके पास मुद्दे ना बचे, पर ये नारी शक्ति है जो एक बार अपने जिम्मे काम ले लेती है तो उसे पूरा करके माने। नारी शक्ति पे सबको भरोसा होता है। देखिए, मैं ये दावा नहीं कर सकती कि कुछ 100% चेंज हो, कुछ चीजें जरूर बदल जाएंगी। दिल्ली में नेताओं की काम करने की नीयत में सबको फर्क नजर आएगा। ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रह के हर पल, हर क्षण उनके सुख में, उनके दुख में अपना पूरा आउटपुट देते हुए मेरी पूरी सरकार उन्हें नजर आएगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आप आई, आपने हमसे बातचीत की, इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी से रेखा गुप्ता जी ने अपनी बात रखी और हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। लाइफ टाइम्स की तरफ से भी एक पौधा भेंट देकर इसमें एक छोटा योगदान और साथ में एक संदेश